नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार में क्या है चर्चा का विषय, आज किस बात की हो रही है ट्रेंडिंग, कौन है चर्चा में, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप नमस्ते अतुल, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वत्स जी। मनीष जी सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मनीष जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। मनीष जी, आज सबसे पहले बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। आप हमें बताएं आज सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें हैं, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, चर्चा में किस पर है लोगों की निगाह। सोशल मीडिया पे अभी देखा जाए तो बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति पर ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। अभी तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक मुद्दा बने हुए थे, लेकिन जब से सीबीआई जांच को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, फिर से बाढ़ और कोरोना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के सामने आया है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। उनके किसी भी सवाल का और उनके किसी भी बात का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कल ही तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट किया है जो कि उन्होंने, जिसमें कि एक खबर छपी है अखबार में, जिसमें कि जो जिनकी जांच भी नहीं हो रही है उनका कोरोना रिपोर्ट आ रहा है। तो उन्होंने कमेंट करते हुए कहा है कि सुशासन बाबू ने कोरोना का मजाक बना रखा है प्रदेश में। जिस तरह से बगैर जांच के लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फर्जी जांच करके सुशासन बाबू बस अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव हमलावर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बाढ़ कहीं दौरा किया, उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक तो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और उनके विधायक कहाँ छुपे हुए बैठे हैं बाढ़ की स्थिति में, जहाँ जबकि जनता त्रस्त है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। बात भी कहीं ना कहीं उनकी सच साबित हो रही है, सच दिख रही है। जिस तरह से बिहार में बाढ़ की स्थिति है, अब तक बाढ़ से लगभग 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 16 जिले बिहार के जो बुरी तरह प्रभावित हैं, और लगभग 70 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 15,000 के करीब लोग जो है अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के मुखिया को बाहर नहीं निकलना, हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने एक हवाई दौरा किया था बाढ़ का, लेकिन उतना काफी नहीं है। हालांकि सरकार, तेजस्वी यादव आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कुछ कुछ कदम उठा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने घोषणा की है कि जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह से कोरोना और बाढ़ की स्थिति के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं छुपता गया है, और विपक्ष के पास भी और कोई मुद्दा है नहीं, तो कोरोना और बाढ़ के मुद्दा को उठाकर ही शायद वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक और मुद्दा आज उठाया है, वो है सृजन घोटाला। बिहार में एक सृजन घोटाला हुआ था और उसकी सीबीआई जांच चल रही थी, और अभी तक 3 साल हो गए हैं सीबीआई जांच को, और कभी जांचकर्ताओं का ट्रांसफर हो रहा है, तबादला हो रहा है, कभी मुख्य आरोपी फरार हो जा रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कमेंट किया है कि सृजन घोटाला की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी को बधाई। 3 साल की सीबीआई जांच, बीच में कार्यकर्ताओं का तबादला, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। 3300 करोड़ रुपए की अभी तक कोई वसूली नहीं। नीतीश जी बताएं, सरकारी खजाने का 3300 करोड़ रुपया कौन लौटाएगा? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बिहार में बाढ़ और कोरोना के चलते, और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात समझ में आई है वो ये है कि विपक्ष के पास मुद्दा ही सिर्फ ये रह गया, और अगर उसमें लगातार सरकार को घेरने का भी प्रयास किया जाए तो कितना और कहाँ तक घेरा जा सकता है। एक दूसरी चीज ये भी है कि अभी पीछे भाजपा के कार्यालय में बड़े सारे लोग कोरोना ग्रसित पाए गए थे। कई कार्यकर्ता और बिहार के जो अपने अध्यक्ष हैं वो भी कोरोना का शिकार हुए। एक मंत्री भी कोरोना की चपेट में आए थे।
तो कहीं ना कहीं लोग निकलकर सड़कों पर काम तो कर ही रहे हैं, घरों में छुपकर नहीं बैठे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री से सबको शिकायत है। अनीता जी, हम लोग चर्चा कर भी रहे थे और थोड़ा सा बाढ़ और कोरोना से हट करें, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगा। सुशांत वाले मामले में जो सीबीआई की जो जांच की संतुष्टि की थी, वो अब दिखाई दे रही है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के और कुछ एक लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। इस विषय में आपका क्या अपडेट है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज्यादा इसको लेकर के चर्चा रही और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसमें कि रिया के वकील जो हैं वो लगातार ये अपोज कर रहे हैं कि बिहार सरकार का या किसी और भी जांच एजेंसी का इसमें कोई राइट नहीं बनता है, उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुंबई पुलिस जो है वो बहुत तरीके से काम कर रही है, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से कर रही है। ऐसे में उसकी जांच को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ईडी ने जो सम्मन किया था रिया चक्रवर्ती को, उसको लेकर के भी रिया के वकील ने कहा कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है, ईडी को किसी भी सम्मन से रोका जाना चाहिए। हालांकि इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई है। इधर जो सुशांत के वकील विकास सिंह हैं, उनका कहना यह है कि क्योंकि सुशांत के एकमात्र गार्जियन उनके पिताजी हैं, पिताजी पटना में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, और उनको कई महीनों से ये शक था कि सुशांत के साथ कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे में जो बिहार, क्योंकि वो पटना में बिहार में रहते हैं, ऐसे में अधिकार क्षेत्र जो है वो बिहार में आता है और बिहार पुलिस को पूरा अधिकार है कि इस मामले की जांच पड़ताल करे वो, और अपने तरीके से वो इस केस को आगे ले जाए। तो ये है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि मुंबई पुलिस को कि आपने क्या कुछ किया है अभी तक जांच पड़ताल में, उसकी पूरी डिटेल जो है आप वो 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पे डालिए और उसके बाद कोई बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इधर रिया को भी ईडी की तरफ से समन किया गया, बुलाया गया, पूछताछ की गई। काफी गहमा गहमी रहा, रिया पहुंची थी पूछताछ के लिए। अब देखना ये होगा कि पूछताछ के दौरान किस तरह की बातें सामने आती हैं, क्योंकि रिया की जो अकूत संपत्ति मुंबई में है, आखिर उसका वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ, क्योंकि रिया की इनका सोर्स ऑफ इनकम का भी पता करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी ऐसी उनका सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी वजह से वो इतने सारे संपत्ति की वो मालिकाना हक रखती हैं मुंबई जैसे महंगे शहर में। तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी। ऐसा लग रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी जब शुरू हो गया है तो सुशांत को कहीं ना कहीं उसके केस को अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। देखना ये होगा कि इस केस में अंजाम तक जो पहुंचता है उसमें इंसाफ कितना मिलता है, और मिलता है तो वक्त पे मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि सुशांत के पिताजी काफी बुजुर्ग हैं और ऐसे में उनके लिए ये बहुत ही कष्टकारी रहेगा कि बार बार इस केस को लेकर के वो एक हर दिन एक टेंशन में रहे, हर दिन उनके पास कोई अपडेट आए या तारीख पे तारीख बढ़ती जाए। इधर बिहार बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी पे भी टिप्पणी की है, उनको घेरा है कि आखिर क्या बात है कि राहुल गांधी सुशांत मामले में, जो कि इतना बड़ा मामला है और पूरा देश उसके बारे में चर्चा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बिहार के इस बेटे के लिए कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि देखना ये होगा कि आखिर बिहार सरकार जो है वो कितना इंटरेस्ट लेती है, किस किस संजीदगी के साथ इस केस को आगे बढ़ाती है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और जाहिर सी बात है उनके पास भी मुद्दों की कमी अभी नीतीश कुमार के पास भी है। तो सुशांत को क्या मुद्दों में तब्दील करना चाहती है बिहार सरकार, कि हम अपने एक बिहारी का ख्याल रखते हैं, या सृजन घोटाला जो कि बीजेपी नेता है निशिकांत दुबे भागलपुर के, ऐसे उनको लेकर के तेजस्वी तेजधार होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखना होगा। लेकिन चुनावी माहौल अभी बिहार में नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ और कोरोना जो है वो अपना कहर बरपाए हुए है और बिहार सरकार ऐसे में जो थोड़ी सी उदासीन नजर आ रही है, उसको लेकर कसक हर किसी के दिल में जरूर। जी जी जी। कुल मिलाकर सुशांत वाले मामले में जिस प्रकार से अभी संजीदगी दिखाई है बिहार सरकार ने, और एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट दिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और फिर सीबीआई जांच की जो मांग परिवार वाले कर रहे थे, उनके मित्र उनके फैंस कर रहे थे, उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया। और अब मामला जाहिर है कि कोर्ट में है, किसके कितने राइट्स हैं, किसका अधिकार है, किसके अधिकार क्षेत्र में गएंगे, एक निर्णय जो है वो कोर्ट को लेना है और ये जांच आगे कैसे चले
प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि कोर्ट भी थोड़ा गंभीर है इस मामले को लेकर। जिस प्रकार से 50 दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस ने की है, कोर्ट ने उसकी जवाब तलबी तो की है कि आप बताइए 50 दिन में आपने क्या किया है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस जांच को लेकर चला गया है, तो उसमें यह अंदेशा तो है ही कि कुछ ताकतवर लोग क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी वजह से शायद इस जांच को कमजोर करने की कोशिश की गई। और कल हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो जो उनके पारिवारिक मित्र हैं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि परिवार मुंबई आ जाएगा, मुंबई में उसकी मौत का इंसाफ मांगेगा। और फैंस ने जिस तरीके से, उसके प्रशंसकों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया इस पूरे मामले पर, तो कहीं ना कहीं एक इंसाफ की उम्मीद बनती है। अनीता जी, इसमें इसके अलावा जो कोरोना और बाढ़ को लेकर है और जिस प्रकार से विपक्ष और पक्ष के बीच में बातचीत चल रही है, वार प्रतिवार हो रहा है, आपको क्या लगता है कि चुनाव, ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि अभी एक तरफ से विपक्ष इस बात की मांग भी कर रहा है कि अभी कोई माहौल नहीं है, लाशों के ढेर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लोग मरेंगे तो राजनीति, तो चुनाव उन पर नहीं होने चाहिए। तो आपको लगता है क्या जिस प्रकार से वार प्रतिवार हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये मांग करते हुए भी चुनाव की तैयारी हो रही है? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन ये भी नहीं कहा गया है कि हाँ ये तारीख जो है बढ़ सकती है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी तैयारी पूरी तरीके से करना चाहता है, वो कोई भी मौका ऐसा गंवाना नहीं चाहता है ताकि जो राजनीति है, जो माहौल है, जो 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 सरकार को घेरने की एक जो कवायद है, उसमें कहीं वो पीछे रह जाए या चूक जाए। तो जाहिर सी बात है, अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी, क्योंकि वो सुशासन बाबू के नाम से जाने गए थे। तो सुशासन बाबू को लेकर के जो एक उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता में, विपक्ष जो जो उनका एक ऑरा बना हुआ है, उसको जिस तरह से धाराशाही करने की कोशिश कर रहा है, उसमें नीतीश कुमार अपने आप को बचाने में कितने सफल रहते हैं। क्योंकि एक बात मान के चलिए कि जब चुनाव आएगा तो मुद्दा जो है वो जमीनी रहेगा। ये भी देखना होगा कि जो जो वादे किए गए हैं कि आपके घर में 6,000 रुपया पहुंच जाएगा, आपको अनाज दी जाएगी, आपको सुविधाएं दी जाएंगी, आपको रोजी रोटी के लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मनरेगा के तहत हर किसी को रोजगार दिया जाएगा और वो अपने आप को वंचित ना समझे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो वादे किए गए, क्या वो जमीन तक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको पहुंचा रहे हैं या नहीं रहे हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है कि जब तक सरकार का कार्यकाल है, वो सरकार के किए हुए हर वादे को जनता तक पहुंचाए। अगर यहाँ पे चूक जाती है नीतीश कुमार के जो भी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, जो भी उनके जिम्मेदार व्यक्ति जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अहोपोह की स्थिति अगर देखें तो बिहार की दो तरफा मार से बिहार जी रहा है, अभी झेल रहा है। एक तरफ कोरोना की वजह से त्रसित है, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने बिहार को बर्बाद किया हुआ है। ये बाढ़ की बर्बादी की जो व्यथा है, वो कहीं वो कोरोना के साथ मिक्स होके कहीं एक बहुत बड़ा कहर न ढा दे नीतीश कुमार के ऊपर। हालांकि तेजस्वी यादव जो है वो लोगों की च्वाइस नहीं है, लेकिन ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में जब वोटर वोट देने जाता है तो उसको खुद नहीं पता होता है कि वो कहाँ वोट दे रहा है और किस लिए वोट दे रहा है। तो इस स्थिति को फोकस करना, उसको माहौल बनाना और जनता के बीच एक संतुष्टि की स्थिति पैदा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ताकि जब वो वोट मांगने जाए तो उसको बताना पड़े, वो गिनवा सकता है कि हाँ, मेरे पास क्या क्या काम हमने किए आपके लिए, आपको कितनी सुविधाएं हमने दी, जिसकी वजह से आज मैं फिर आपके सामने हूँ और आपको दोबारा मुझे चुन के लाना चाहिए। तो देखना ये होगा कि क्या वो जो वायदे हैं वो जमीन तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि जो सुविधाएं देने की बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से की गई है, अगर 100% वो जनता तक नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो चुनाव पे देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि बाढ़ और कोरोना से जनता ऑलरेडी त्रसित है।
नहीं, इसमें इसमें अनीता जी एक प्रश्न ये भी उठता है कि बाढ़ तो चलिए फिर भी एक रेगुलर आपदा है बिहार में, लेकिन कोरोना विश्व के लिए एक नई चीज है। और इसमें पूरा विश्व जिस तरीके से जूझ रहा है, जिस तरीके से हमारे देश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लोगों ने किया, और तमाम बातों के बावजूद, जब आइसोलेशन की बात हो रही थी, जब क्वारंटाइन में होने की बात हो रही थी, जब घरों में रहने की बात हो रही थी, तब बिहार के जो बाहर के लोग थे उन्होंने भी ये दर्द दुख झेला कि जिन राज्यों में वो गए थे वहां उनको वो प्यार, वो समर्थन नहीं मिला जिस पर भरोसा करके वो रुक सकते थे, और उनको वापस अपने राज्य में आना पड़ा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब वोट देने के लिए बिहार की जनता निकलेगी तो वो इस बात को कंसीडर करेगी कि जो पिछले 6-7 महीने हैं, जो हम देख रहे हैं फरवरी मार्च के बाद से जो स्थिति है निरंतर अभी, और आगे कब तक रहने वाली है ये हमें नहीं पता, तो क्या आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता इस चीज को कंसीडर करेगी कि जो ईश्वरीय आपदा इसको कह सकते हैं, इस वक्त किसी का बस नहीं है, और उसके बावजूद देश और समस्याओं से भी जूझ रहा है, चीन की समस्या से जूझ रहा है, नेपाल आके तरेर रहा है, पाकिस्तान निरंतर कर रहा है, तो सरकार इतने सारे फ्रंट पर मोर्चा ले रही है, उसके बाद भी वो लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर है, करती हुई दिख रही है, तो कहीं इसको कंसीडर करेगा या नहीं करेगा वोट डालते हुए? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट जरूर चुनाव पे पड़ेगा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 हो, या फिर चीन के साथ जो मुठभेड़ हुआ है, और उसमें जो जिस तरह से चीन को चीन पे आर्थिक प्रतिबंध एक तरह से लगाया गया है, उसका उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो जरूर मिलेगा। लेकिन ये फायदा किसको मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ये फायदा अगर मिलेगा तो मोदी को मिलेगा, क्योंकि लोग इन सारे अचीवमेंट को मोदी के नाम से देते हैं, वो भाजपा को भी नहीं देते हैं। मोदी फिर चेहरा बन के अगर बिहार में आएंगे, तब इससे जाहिर सी बात है मोदी के नाम पे हर कोई आज नतमस्तक है, और इसका फायदा मोदी को जरूर मिलेगा। मोदी के रूप में वो भाजपा के जाएगा। तो ऐसे में अगर गठबंधन में बिना किसी मनमुटाव के अगर नीतीश कुमार आते हैं, तो वो भी इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मोदी के साथ जुड़े हुए रहेंगे, मोदी के टीम में रहेंगे, तो मोदी के टीम में जो रहेगा, जनता का झुकाव उसकी तरफ इन मुद्दों की वजह से हो सकता है, क्योंकि देश कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हमेशा से दर्द की तरह झेल रहा था, और आज जब वो दर्द उनके अंदर से उनको रिलीफ मिली है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में वो देखते हैं, तो इसका श्रेय सीधे सीधे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार को देते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार कहीं भी एक चूक करते हैं, गलती करते हैं, या वो निगोशिएशन टेबल पे आके अपने अपर हैंड और अपने ईगो में आके वो बीजेपी के साथ अपने संबंधों को की रगराहट जो है वो जनता के सामने पेश करेंगे, तो इसका खामियाजा जो जेडीयू को जरूर उठाना पड़ेगा। ये मैं शर्तिया आपको बता सकती हूँ। जी, मनीष जी, एक चीज छोटी सी बात में जानकारी चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो ऐसा कौन सा नेता है लोकप्रियता की दृष्टि से कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि बिहार की जनता में उसका एक समर्थन है, उसके लिए प्रेम है, और वो अपना अगला मुख्यमंत्री उसको देखेगी, या या नीतीश दोबारा उसके बारे में वो सोचते हैं? जी, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए और चेहरे की बात की जाए, तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री देखना पसंद करेगी, क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है विकल्पहीनता। बिहार में नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसको कि लोग पसंद करते हो। अगर मुख्यमंत्री की बात हो, अगर उस पर अगर सर्वे कराया जाए, तो निश्चित तौर पे सारे के सारे लोग नीतीश कुमार के पक्ष में जाएंगे, ज्यादातर लोग नीतीश कुमार के पक्ष में जाएंगे। और नए चेहरे के रूप में अभी तक कोई भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे अगले चेहरे के रूप में वो लोगों की पहली पसंद होंगे। जी जी, यानी कि नीतीश कुमार क्योंकि अभी जरूरी है, इसलिए शायद बिहार की जनता की वो मजबूरी हो कि उनके अलावा कोई विकल्प उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक ये समीकरण भी बन सकता है कि
अगर नीतीश को मोदी की ताकत और मोदी का नाम साथ में मिलता है तो बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है, अगर वही चुनाव लड़ता है तो अगला बार भी चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री बनने का अवसर नीतीश को मिल सकता है। अभी कुल मिलाकर ये दिखाई दे रहा है। बिहार अपडेट में हम लोग आज अपनी चर्चा का यही विराम देते हैं। आपसे मैं निरंतर अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपके पास भी कोई बात है कहने के लिए, अपनी कोई बात आप चाहते हैं कि इस मंच पर रखी जाए, कही जाए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। और आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। गूगल ऐप स्टोर पर बिहार अपडेट का मोबाइल ऐप उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी बातें, अपनी राय, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए, हम संबंधित लोगों तक उनको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अनीता जी, आज आप चर्चा में हमारे साथ जुड़ी, आपका धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार अपडेट के सभी दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद।